सफर तो मैंने किया था वरना साजो सामान उसके थे। मैं तो बस राजदार था उसका, वरना तो सारे राज उसके थे। यूं तो बज़ाहिर लोगों में मैंने रिज्क बांटा था, लेकिन दरपर्दा सारे हाथ उसके थे। अस्सलाम वालेकुम जी, प्ले एंटरटेनमेंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरशद मलिक। इस वक्त बहुत ही अफसरदा हालात में, बहुत ही कहते हैं भारी दिल के साथ मैं ये ट्रांसमिशन लेके हाज़िर हुआ हूं। काश के ये ट्रांसमिशन आज ना होती, क्योंकि इतना बड़ा सानहा हुआ है आज पाकिस्तान का, आज पूरी दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा आज उमर शरीफ साहब हम में नहीं रहे, तो काफ़ी अफसरदा सी सिचुएशन थी। हम भी अपना काम कर रहे थे जब ये ख़बर सुनी, क्योंकि ग्रेजुअली बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, काम हो रहा था माशाल्लाह से। उनकी सेहत के मुताबिक, इनकी सेहत के मुतालिक जितने भी अपडेट्स आ रही थी, चाहे वो ज़रीन उनकी वाइफ के थ्रू आ रही हों, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू आ रही हों, चाहे वो हुकूमत की थ्रू आ रही हों, काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें जो हैं वो रायगा हुई और आपने अपने बहुत ही लेजेंडरी एक्टर आज खो दिए। आज उमर साहब जो हैं वो अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। बस कुछ नहीं कह सकते, इस वक्त हर आँख जो है वो अश्कबार है, हर आँख जो इस वक्त नम है। हमारे साथ इस वक्त बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही लेजेंडरी एक्टर रऊफ़ लाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उनके शागिर्द भी हैं, जो कि उनके साथी भी हैं, जो कि उनके दोस्त भी हैं, और उमर साहब के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा उनका। रऊफ़ लाला साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ज़ाहिर है चूँकि हालात ऐसे हैं, अफसरदा हैं, आपने टाइम दिया प्ले एंटरटेनमेंट को, प्ले टीवी को, सर उसके लिए बहुत शुक्रिया सर। नहीं, शुक्रिया की बात नहीं है। मैं प्ले टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया अपने इस लेजेंडरी हीरो के लिए। और ख़ास मतलब अर्जेंट इतनी जल्दी हमने सारा अरेंज किया आपने। ज़ाहिर है आप देख रहे हैं कि इस वक्त अचानक ही सडनली हुआ, क्योंकि हम तो ये देख रहे थे कि जी अभी जर्मनी में कुछ हुआ है तो चले डायलिसिस के बाद जो है वो यूएस जल्दी से शिफ्ट हो जाएंगे। कहीं भी लाला, कहीं भी ऐसा नहीं दिमाग में आ रहा था कि कुछ गलत हो जाएगा। नहीं, सोचना भी नहीं लोग। इतनी दुआएं अरशद, इतनी दुआएं, और बखुदा मैं आपको सच बताता हूँ, मेरी यही उम्मीद थी कि उमर भाई लौट के आएंगे और फिर सारे जितने एक्टर हैं हम लोग सब मिलके एक बड़ा इवेंट करेंगे, जिसका मैंने कहा, बीच में भी कहा था कि सरकारी सतह पे होना चाहिए। और देखा जाए तो उनकी लाला, उनसे पहले भी काफ़ी बार उनकी तबीयत बहुत सीरियस हुई है, काफ़ी ख़राब हुई है। वो इतने फाइटर थे, वो वैसे तो हर चीज़ में कहते हैं ना कि लड़के आ जाने वाले थे, हर दफ़ा वो लड़के वापस आ जाते थे। इस दफ़ा भी अवाम काफ़ी जो है ना वो पुरुमीद थी कि नहीं जी अब इस दफ़ा जो है दोबारा आएंगे। चूँकि मैं उनके बेटे का भी जो है वो इंटरव्यू देख रहा था कि नहीं जी अब्बा के लिए दुआ कीजिएगा, और वो जो है वो वापस जो है वो जल्द रिटर्न आएंगे और आप लोगों के चेहरों पे दोबारा मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। बट अफसोस के साथ ऐसा नहीं हो पाया। वो लेजेंडरी एक्टर आज हम में नहीं हैं। तो लाला हमारे साथ जो मौजूद हैं, लाला जो आज ट्रांसमिशन में हमारे साथ आए, स्पेशल ट्रांसमिशन में, लाला से कुछ यादें हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, और मैं चाहता हूं कि आप आवाम के साथ वो शेयर करें, हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें जो यादें हैं आपकी। लाला आपकी देखें, आप काफ़ी, जैसे उमर साहब हो गए, आप काफ़ी शुरू से आए हैं। मतलब एक तो बात ये खास थी कि कोई भी लैंडलॉर्ड नहीं थे आप, ना उमर साहब थे ना लाला थे। 77 में वो आए थे। देखा जाए तो एक गरीब खानदान से, एक मिडिल क्लास खानदान से एक लेजेंड निकलेगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। लाला आपका रिलेशन कैसा था, कैसी पहली मुलाकात थी, जरा हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सारे एक्टर जितने कॉमेडियन सब उनको उस्ताद कहते हैं, मैं उनको मुर्शिद कहता था। मेरा तो मुर्शिद, आज मैं बेपीर हो गया हूँ। क्या बात, आज मेरा पीर चला गया कौन, जिसकी बदौलत जिसने अपने साथ मुझे खड़ा किया, और मैं आज अपने बच्चों की रोटी कमा रहा हूँ, उस आदमी के साथ खड़ा होकर जिसने हमें बोलना सिखाया कि ऐसे पंचलाइन डिलीवर होती है, एंट्री ये होती है, अपर द स्टेज क्या होता है, डाउन द स्टेज क्या होता है, स्टेज का क्या शेप होता है, आपने क्या बोलना है, क्या पिच होती है, सब उन्होंने सिखाया हमें। आज वो हम में नहीं है। मैं ऐसा मुझे लग रहा है आज का दिन ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा, रौनक सा दिन नहीं हो जाता है जब मैं आज स्टूडियो में भी यही बात कर रहा था कि ऐसा लग रहा है कि एक स्क्रीन चल रही है, कलरफुल स्क्रीन थी, उसमें से रंग गायब हो गए अचानक से। मैं इनको, जब मेरी पहली मुलाकात की आप बात कर रहे हैं, मैं इनके ड्रामे देखने जाता था, तो मैं देखता था, मैं कहता यार क्या आर्टिस्ट है यार ये। और मैंने वहां पे जो उनका पहला ड्रामा, मुझे शौक था देखने का,
तो एक दफा हमारे इलाके में जमशेद रोड पे वो गाड़ी का कोई काम कराने आए थे, मुझे किसी ने कहा उमर शरीफ आए हैं। मैं देखने गया तो वो निकल गए। मैं कहा यार, मैं टिकट लेके फिर इनको मैंने ड्रामों में देखा, वहाँ 77 में इनका मैं इंटर हुआ। पर जब इनका बहरूपिया आया ना ड्रामा, वो ड्रामा मैं हॉल में इनका देखने गया था। अरशद, उस ड्रामे में मोइन अख्तर थे, उमर शरीफ थे। ड्रामा 150 नाइट चला था, 100-150 नाइट चला था वो ड्रामा। और ऐसा मैंने देखा उस वक्त, उनका उरूज की पहली सीढ़ी मैंने वहां देखी। वो जो कवाली गाते थे ना, ओह माय गॉड, क्या अंदाज उनका। वो वाहिद आर्टिस्ट थे, वाहिद आर्टिस्ट वो स्टेज के जिनके जूते को 150 नाइट क्लैप हुई है। 150 नाइट ड्रामा, 150 नाइट चला था। वो एक पाँव निकालते थे, बाहर कवाली गाते थे, एक पाँव निकालते थे ना जूता, तो जूते पे क्लैप होती थी इनको। जैसे सुल्तान राय साहब को फिल्म में होती थी, उमर भाई के जूते पे फिर उमर भाई की एंट्री होती थी। वो ड्रामा मेरा ख्याल है 10वां या 8वां शो था। तो मैं वो आदम जी में जाता था, उस्मान मेमन की कैंटीन पे। तो उमर भाई एक दोस्त के साथ बाइक पे आते थे, स्क्रिप्ट फोल्ड हुआ ब्राउन पैंट होती थी, कैरोलिन की कमीज पहन के वो आते थे। तो कभी इत्तेफाक ऐसा था, मोइन अख्तर गाड़ी में आते थे, मोइन भाई उतरते थे, सारे लोग चले जाते थे मोइन भाई की तरफ, प्लीज ऑटोग्राफ। सेल्फी का तो दौर नहीं था। उमर भाई यूं देखते देखते सीढ़ी चढ़ के मेकअप रूम में चले जाते। उसी ड्रामे में 25वां शो था या 20वां शो, कस्टम ले ली थी उमर भाई ने। यही उमर भाई आए, ये मोइन भाई की गाड़ी आई, और जितना रश था ना, सब जा रहा है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। लाला, इज्जत का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह के हाथ में। हाँ, अल्लाह ने क्या इज्जत दी उनको। मैं वही मोइन भाई, फिर वो मोइन भाई यूं देखते हुए जाते थे, मोइन भाई भी ऑटोग्राफ देते थे। लेकिन वो रश, वो क्या था कि मोइन भाई के साथ वो रहे तो उमर शरीफ बने, और हम उमर शरीफ के साथ रहे तो हम अपनी तरफ से अभी कोशिश जारी है, लेकिन रऊफ लाला बन जाए। लेकिन हमने अभी बहुत कुछ करना है, और वो करके चले गए। बिल्कुल। और उन्होंने वो कर दिया कि आप कुछ भी करने जाओ ना, तो वो करेंगे तो कोई ना कोई बोलेगा यार ये तो सब कुछ हो चुका ना, सब कुछ हो चुका, बिल्कुल ऐसे ही। यार आप इस पे सच की गोली के बारे में आप नहीं बोल सकते, सियासत पे आप नहीं बोल सकते, बहू पे आप नहीं बोल, सब तो उमर भाई ने कर दिया अपने अंदाज से, जो भी उनको अल्लाह ने। तो काफी यूनिक, मुझे तो ऐसा लगता है काफी यूनिक थी। और कॉमेडी तो मैं कहता हूं सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन काम है दुनिया का, क्योंकि सीरियस में क्या होता है लाला, आप अगर कोई भी एक हल्की सी आंख नम कर ले तो सामने वाले की आंख नम हो जाती है। टाइमिंग हंसाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। बकरा किस्तों पे में एक दिन तिबासी थी, बासी या तिबासी, इनकी शुगर लो हो गई। अब उमर भाई की हालत ये हो रही थी शुगर, और फुरकान भाई ने कहा यार क्या करें। उमर भाई ने कहा मुझसे नहीं होगा फुरकान भाई, ड्रामा मेरी शुगर लो हो रही है। तो फुरकान भाई ने क्या करा, बोले यार लाला से करवा लो ये रोल। अब मैं उमर भाई का रोल कैसे करूं, मुझे बुलाया उन्होंने। उमर भाई ने कहा कि वो मेरा रोल कर ले बेटा तुम। मैं कहा सर मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ड्रामे में से निकाल दो, मैं नहीं करूँगा। कहने क्यों नहीं करेगा तू, उमर भाई ने कहा। मैं कहा भाई यहाँ आपका ब्लड प्रेशर लो हुआ है, यहाँ मेरे से आपके डायलॉग में ऊंच नीच हो गई, तो आपका तो एकदम ही शूट करेगा शुगर। तो कहने का अच्छा छोड़े इसको, ये टेंशन में है, नहीं करेगा। शुगर ली, मुंह में डाली, पानी पिया, स्टेज पे। यार नो डाउट मैंने इस आदमी को ऐसे पसीनों के अंदर सराबोर, जाहिर है ना एसी ना कुछ ना चीजें, और आवाम का जो है ऐसी देखें हॉल में ऐसी होता है, ये हजारों वाट की लाइटें जल रही होती हैं, लेकिन वो परफॉर्म जब कर रहा होता है ना बंदा, उफ क्या। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, और कॉलर काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अहम शख्सियत हैं भारत से। जॉनी लीवर साहब को हम कॉल पे लेते हैं, चूँकि टेक्निकलिटीज़ की वजह से हम अच्छे तरीके से जो है वो कॉल्स शायद ना ले पाएँ, तो इसीलिए हम डायरेक्ट मोबाइल से जो है उनको कॉल कर रहे हैं। तो जॉनी साहब से हम बात करते हैं। हेलो। हाँ जी हाँ जी। सर कैसे हैं आप सर, खैरियत से हैं? हाँ जी ठीक ठीक। सर आप लाइव हैं इस वक्त प्ले एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पर। सर बड़ा ही अफसोसनाक सानहा हुआ है आज, पाकिस्तान से आपको खबर तो मौसूल हुई होगी। जी जी जी।
मेरे साथ रऊफ लाला बैठे हुए हैं। हम सारी बात कर रहे थे, हम बहुत सारी बातें कर रहे थे उमर शरीफ साहब की, और काफी जो है अच्छा। वो अफसुर्दा है माहौल हमारा यहाँ पे। सर, क्या तासुरात हैं आपके इसमें? नहीं, बहुत बड़ा लॉस है हमारे उमर भाई। उमर भाई बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, क्या क्या किया उन्होंने, कमाल के आर्टिस्ट थे। उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। ब्रिलियंट एक्टर, और जो भी उन्होंने किया कमाल किया। जो भी शोज वो करते हैं, उमर शरीफ शो टेलीविजन पे, ड्रामास करते थे पहले, लाइव शोज करते थे, कमाल करते थे। बकरा किस्सों के बाद तो उन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, सब लोग फैन हो गए। हाँ, अपना रऊफ भाई भी थे उसमें, शकील सिद्दीकी, लाला ये साहब सब लोग स्टार बन गए। इमोशनल हैं, जाहिर बात है। हर आंख इस वक्त जो है वो अशबार है, क्योंकि सानिया इतना बड़ा है और लाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाला साहब और मैं आपकी बड़ी दोस्ती रही, और उमर साहब के साथ भी आपकी काफी अच्छी दोस्ती रही, और काफी जाहिर है जो आर्ट होता है उसकी सीमाएं नहीं होती जॉनी साहब, आपको पता है आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती। तो जाहिर है जब एक आर्टिस्ट कहीं चला जाता है, आप देखें ना इस वक्त अगर देखा जाए तो फनकार यतीम हो गए, क्या कहते हैं आप इस पे? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है भाई, क्योंकि बहुत बड़ा था। उन्होंने कईयों को खड़ा किया, कई लोगों को सपोर्ट किया है, बहुत बड़ी बात होती है। और ये उमर भाई एक्चुअली बहुत ही, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो आदमी अपनी उम्र से 25 साल आगे है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। बहुत ही एडवांस थे, बहुत ही एडवांस थे। उनको मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैं 90 में मिला था, 1990 में पहली बार इंडिया आए थे। वो कोई फिल्म लिखने के लिए आए थे, एग्जैक्टली आफ्टर बकरा के समय, इसके 1-2 साल बाद। तो तब मेरी मुलाकात हुई थी, फिर उसके बाद में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। फिर हम लोग फोन पे बात किया करते थे। अब ये 2 साल पहले हम लोग दोनों शो करने वाले थे। एक ऑर्गेनाइजर उन्होंने यूएस के लिए, जॉनी लीवर उमर शरीफ नाइट, ये करने वाले थे। फिर तो उनकी तबीयत की वजह से वो ज्यादा खड़े नहीं रह सकते स्टेज पर, शायद वो व्हील चेयर पे आएंगे तो वो होगा। फिर उनकी तबीयत भी ज्यादा ही धीरे धीरे खराब, और भी ज्यादा खराब होने लगी। यानी वो शो कैंसिल हो गया। यानी एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर शो जो है वो जॉनी लीवर साहब और उमर शरीफ साहब का एक होने वाला था, और जो कोविड की वजह से नहीं हो पाया। लाला साहब आपसे बात नहीं हो करना चाहेंगे, ये लाला साहब से भी आप कुछ गुफ्तगू कर लीजिए। जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम रघु भाई। दादा भाई, क्या बात है यार भाई, भाई आप लोगों का तो इतना जबरदस्त। हाँ, 40 साल का साथ था जॉनी भाई। हम 40 साल, यस। हम जब 10 साल हम इंडिया में आए ना, तो हम तो यही समझते थे आपको देख के कि यार हमारा उमर शरीफ यहाँ जॉनी लीवर है, और उमर भाई यहाँ पे इतना प्यार आप देते हैं वहाँ पे। आज वो हमें अकेला छोड़ के चले गए यार जॉनी भाई। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आपसे कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में बॉबी का शो था ऑर्गेनाइजर का, तो वो चाह रहे थे उमर भाई पाकिस्तानी टीम को लीड करें और जॉनी भाई जो है इंडियन टीम को लीड करें, और 6 आर्टिस्टों का एक पूरा शो तरतीब दिया था। हाँ, वो शो भी नहीं हो सका, और बस हाँ, बस वही बातें याद रह जाती हैं कि मतलब इतना बड़ा शो था। बहुत बड़ा आर्टिस्ट चला गया ना भाई, बहुत कमाल करते थे स्टेज पे, क्या बोलते थे, कब क्या बोल जाए, क्या इतना। अरे जॉनी भाई आप, और हाजिर जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को अल्लाह जिंदगी दे, आप अपना बहुत ख्याल कीजिएगा जॉनी भाई। आप हमारे असाथे हैं, हमारे लेजेंडरी एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, और माशाल्लाह से वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं आप। और उमर भाई भी। अरे भाई, आज मतलब है कि बस आज अजीब सा दिन हो रहा है। दिन में कोई वो लिज्जत नहीं है, वो चाहत नहीं है, वो खुशी नहीं है, अजीब उदासी वाला दिन है ऐसा। बेशक 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 भाई, बेशक। दिल किसी चीज को नहीं है। हाँ, मैंने बाइट बनाया था जब वो एडमिट थे यहाँ पे, जब वो पाकिस्तान में थे, ये जर्मनी जाने से पहले, तो मैंने भी एक बाइट बनाया था, काफी उन्होंने न्यूज में दिखाया है। तो उसके बाद में मेरे को कोई न्यूज नहीं मिली, उसके बाद कोई न्यूज नहीं मिली कि उमर भाई बाहर गाँव चले गए इलाज के लिए। फिर बाद में क्या हुआ क्या नहीं, कोई नहीं। अब न्यूज मिली तो डायरेक्ट किए, नहीं तो वो नहीं रहे। आपको जब भी हमने लाइन पे लिया है फोन पे, मैं तो आपसे खैर राब्ते में रहता ही हूँ, लेकिन अभी वो जर्मनी से जब आएंगे तो इंशाल्लाह
आपको इंशाल्लाह हम वहाँ जाएंगे तो उनके बच्चों से भी आपकी बात कराएंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग फिर एक दफा फिर इकट्ठे हो जाएं और उमर भाई के लिए कोई ऐसा बड़ा शो बनाए, हमारी गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट मिलके, कि हम लोग उनकी एग्जाम में ये ट्रिब्यूट करें ये शो। जी 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 अरशद भाई आपसे बात करें। सोनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी कीमती वक्त हमें दिया। जाहिर है चूंकि रात का वक्त हो चुका है, हम भी इस वक्त सेट पे थे, तो अचानक ये जब खबरें हुई तो फिर बस जल्दी जल्दी हमने रैप अप की सारी चीजें और आपसे टाइम मांगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने याद किया, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार और सलाम सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया, थैंक यू। सफर तो मैंने किया था वरना साजो सामान उसके थे, मैं तो बस राजदार था उसका, वरना तो सारे राज उसके थे। यूं तो बज़ाहिर लोगों में मैंने रिज्क बांटा था, लेकिन दरपर्दा सारे हाथ उसके थे। सफर तो मैंने किया था वरना साजो सामान उसके थे, मैं तो बस राजदार था उसका, वरना तो सारे राज उसके थे। यूं तो बज़ाहिर लोगों में मैंने रिज्क बांटा था, लेकिन दरपर्दा सारे हाथ उसके थे। लाला साहब, अभी खबर जैसे कि आपने सुनी होगी कि उनकी जो आखिरी ख्वाहिश थी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के पास जो है वो उनको जो है ना दफनाना था उनको। वो अभी मुझे मैसेज आया है, उनके बहुत ही नज़दीक के दोस्त जो उमर भाई के थे, उनका मुझे SMS आया कि लाला भाई कि हम आज, मैं ख़ास करके यहाँ बैठ के सिंध गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया और वो उनका हक था। लेजेंडरी बहुत बड़ा स्टार था वो, उमर शरीफ जिनका नाम था। नो डाउट, नो डाउट। और उनके लिए विफाक ने जो है वो मतलब है कि एयर एम्बुलेंस का अरेंज किया और मेरा ख्याल है 4 करोड़ रुपए जो है सिंध गवर्नमेंट ने उनको दिए। और वो जो ख्वाहिश उनकी थी, आखिरी ख्वाहिश, कि मेरी तदफीन जो है वो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के हाथे में हो, और उनकी दरख्वास्त उनके साहबजादों ने, उनके चाहने वालों ने सब की। तो सईद गनी साहब की कोशिश और काविशों से वहाँ जगह मिल रही है, तो इंशाअल्लाह वो कल तक सेटअप पूरा हो जाएगा अल्लाह करे। बस हमारी तो यही दुआ है कि ज़ाहिर है अब ये इतना बड़ा सानिया है, इसका कोई क्योर नहीं है, और चूँकि मौत बर हक है, सबको आनी है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। अब मसला ये है कि जितनी भी सर्कमस्टांसेस आपने देखे, जब उमर साहब की तबीयत ख़राब हुई, उन्होंने अपील की, वफाक से अपील की, फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल की। ज़ाहिर है चूँकि प्रोसेस होता है अमेरिका से सारी चीज़ें पेपर आना, फिर वो एम्बुलेंस थोड़ी सी लेट हो गई। बहरहाल जो कहते हैं ना कि जो वक्त मुकर्रर है उससे ना 1 मिनट आगे ना उससे 1 मिनट पीछे। एक बस एक वो खलिश सी जैसे वो दिल में होती है कि जैसे कभी किसी ऑर्गेनाइज़र का, किसी प्रोड्यूसर की कॉल आती थी हमें कि लाला भाई, उमर भाई कब आ रहे हैं, उमर भाई अमेरिका में हैं, वो आएंगे, हमने अपने शो के लिए उनको बुक करना है, ये है। तो हमें एक इंतज़ार होता था, यार उमर भाई 15 तारीख को आ रहे हैं अमेरिका से, तो हम उस शो को मतलब करना है, हमने ड्रामा आगे। अब मतलब आज जिस हालत में वो महसूस हो रहा है कि वो जर्मनी, अमेरिका जाने के लिए गए और जर्मनी से ही वापस, वो बड़ा दिल अफसुर्दा हो गया, बड़ा वो कि यार देखो आज किस इंतज़ार किस चीज़ का हम कर रहे हैं। बस मैं ये कहूँगा खुदा हमारी कौम को सब्र दे। ज़ाहिर है इतना बड़ा नुकसान हुआ है, और ये इस नुकसान की जो है वो भरपाई नहीं हो सकती। हम मज़ीद कॉल्स लेना चाहेंगे, अगर कोई लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे। हम मज़ीद जो भी इनके साथी अदाकार जिन्होंने इनके साथ काम किया, हम कोशिश करेंगे कि उनको भी लाइन पे लें। तो आई थिंक एक कॉल है, मैं उनको लाइन पे लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सुनील साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? सर अरशद मलिक बात कर रहा हूँ प्ले एंटरटेनमेंट से। सर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आपने देखा होगा जो आज हुआ है, जो सानिया आज आपने देखा है सर, उस पर पूरी कौम, हमारी पाकिस्तानी कौम पूरी जो है वो गमज़दा है। ज़ाहिर है इतने बड़े एक्टर थे उमर भाई, तो सर क्या तासुरात हैं आपके? सर कैसी मुलाकात रही, कैसे थे वो, कैसी रही यादें उनके साथ?
हमारे साथ आपके दोस्त द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैंपियन के सेकंड विनर रऊफ लाला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तो प्लीज़ ज़रा अपने तासुरात बताएं कि उमर भाई के साथ आपका रिलेशन कैसा था। मैं अगर कहना चाहूँ तो ये है कि जब मैंने इस शोबे को समझने की कोशिश की, इसमें मुझे जब मजा आने लगा, तो उमर शरीफ साहब का कैसेट सुनता था मैं, उनके बकरा किश्तो और बाकी सब जो प्ले आते थे बुड्ढा करते हैं और भी बहुत सारे प्ले, वो ऑडियो लाकर कैसेट लाकर हम टेप रिकॉर्ड में सुनते थे और पागलों की तरह हंसते थे कि यार ये है कौन बंदा, ये कौन है। बाकी लोग तो कॉमेडी कर ही रहे हैं लेकिन ये कुछ बढ़ चढ़कर कुछ अलग ही बंदा है। तो किसी ने बताया कि पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के कलाकार। मैंने कहा यार कभी खूब मतलब मालिक से दुआ करना चाहूंगा कि कभी इनसे मुलाकात हो, इनसे रूबरू मिलने का मौका मिले, इनके पांव छूने का मौका मिले, इनके साथ बैठने का मौका मिले, क्योंकि मैं इतना बड़ा मुरीद दीवाना हो गया था उनका। खैर फिर धीरे धीरे बॉम्बे में आके अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे लाफ्टर चैलेंज में एक पहचान बनी। उसके बाद सेकंड में रऊफ लाला साहब वहां पर आए और जीते। तो जब पाकिस्तान से जब कलाकार यहाँ पर आने लगे तो मैं पूछता था यार उमर भाई से कैसे मुलाकात होगी, कैसे मिलेंगे। तो लाफ्टर 3 में जब उमर भाई यहाँ पर आए थे जज बनकर, जिसमें कपिल शर्मा विनर हुए, उसके सेट पर लाला भाई ने, रऊफ भाई ने मुझसे उमर भाई से बात करवाई और जैसे ही उमर भाई ने मुझसे, लाला भाई ने कहा ले भाई अगली आवाज जो है वो उमर भाई की होगी। तो मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो, मैं मेरी दिल की धड़कनें मतलब कैसे क्या कह रहे हैं आप। बोले तो उमर भाई ने मुझसे जुमला पहला ही कहा, जैसे मैं मुझे सदियों से जाती है इतने बादशाही तो यही होती है, कहाँ है तू। तो मैंने कहा भाई रात का समय मैं तो घर पे हूँ। किसके घर पे है? तो जी मैंने कहा मैं अपने घर पे हूँ। पागल आदमी, रात में भी अपने ही घर पे होता है क्या? तो मैंने कहा इस तरह से वो पहले ही मुलाकात मतलब बातचीत में ही फ्री हो गए। फिर वो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि लाला भाई को अपने घर पे मेरे ला सकते हैं क्या? तो हाँ आता हूँ तेरे घर पे करके वो आए मेरे घर पे, मेरे साथ वक्त गुजारा, मुझे बहुत सारी दुआएं दी और काफी समय तक वो रहे मेरे साथ में। फिर बाद में यहाँ पे होटल में भी मिलने गए थे सनसन में। उसके बाद मुझे मौका मिला उनके साथ शोज करने का, 1-2 शोज करने का मौका मिला, साथ में स्टेज शेयर करने का मौका मिला। तो जहां जहां मौका मिलता था वो इतने बड़े बादशाह थे कि वो सामने वाला बंदा चाहे नया हो, छोटा हो या कोई भी हो, उसको थोड़ी देर में इतना फ्री कर देते थे अपने अंदाज से, अपने स्टाइल से। देखिए कंफर्ट जोन बड़ा जरूरी होता है। जब भी आप कभी तुरंत वो अपना सामने वाला बंदा भी अपने आप को कुछ ना कुछ समझने लगता था। ऐसी उनकी शख्सियत रही है ऐसा उनका, क्योंकि मैंने हमेशा उनको बहुत ऑब्जर्व किया, कोशिश की समझने की। वो बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे बेटे, माँ के नाम पे हॉस्पिटल बनाने वाले थे, वो भी चल रहा है उनका काम। उसके बाद वो बहुत अच्छे शागिर्द थे, इतने अच्छे शागिर्द, तो मैं इतना बढ़िया शागिर्द। मोइन भाई को बार बार याद करते थे, रोते थे। मुनव्वर जरीफ साहब को बहुत याद करते थे कि मैं उनके घर पे गया, दीवारों को चूमने लगा, रोने लगा। मतलब सारी वैरायटी इनके अंदर थी। मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लीट पैकेज, जिसे कह सकते कि शहंशाह, बादशाह, कॉमेडी किंग, आप जो भी तमगा दीजिए तमगे के ऊपर थे। वो सारे अवार्ड और रिवॉर्ड के ऊपर थे। और ऐसे लोग मुझे लगता है दुनिया में जीने के लिए नहीं आते, सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं, हमको हंसाने के लिए आते हैं, बसाने के लिए आते हैं और फिर वो अपनी मर्जी से चले जाते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक कॉमेडी की उम्र है, तब तक उम्र की कॉमेडी है। क्या बात, जबरदस्त, बहुत खूब। इतना जबरदस्त ट्रिब्यूट, इतना जबरदस्त उनके बारे में आपने कहा। और ये यकीन करें, ये जो बातें हैं जो आपने कहीं, जो वाकयात सुनाए उनकी मुलाकात के, ये कभी भी जो हैं वो इस तरह नहीं हो सकते कि बनावटी हों। ये सारी चीजें जो जितनी भी आपने बताई वो सारी दिल से निकली हुई थी। और जाहिर सी बात है, जब ये सारी बता रहे थे आप बातें, तो लाला साहब मेरे साथ बैठे हैं, यकीन करें हम लोग इस वक्त मेरी अपनी बॉडी में गूज़बम्प हो रहे थे कि इतनी ज्यादा इमोशन, इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी थी आपके साथ। जाहिर है जिस बंदे को आपने, जिस शख्स को आपने, जिस लेजेंड को आपने सुना हो कैसेट्स के अंदर, और वो जब आपको कॉल करें और आपसे बात करें और कहें कि हाँ भाई किधर है तू, आ रहा हूँ तेरे घर पे, और इतना कंफर्ट करते लाला साहब, मतलब ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल बात थी। और ये वाकई जो उमर साहब, क्या ही कहने उनके। खैर सर, मेरा भी एक मानना है कि आर्टिस्ट सर कभी मरता नहीं, मेरा ये आर्टिस्ट कभी नहीं मरता सर, क्योंकि और एक तो आर्टिस्ट कभी मरता नहीं और आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती। अगर देखा जाए तो इस वक्त मैं पाकिस्तान में हूं, आप हिंदुस्तान में हैं, और आप कितना कनेक्टिविटी के साथ ये सारी बातें हमसे कर रहे हैं, कितने खुलूस के साथ ये बातें कर रहे हैं, कितना दर्द आपकी बातों में नजर आ रहा है। ये सारी अवाम सर आपको देख रही है। सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। लेकिन लाला साहब आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, जरा इनसे भी गुफ्तगू कर लीजिए।
और प्लीज मुझे शुक्रिया मत कहिए, ये मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि ये उमर साहब मेरे उस्ताद हैं, मेरे मालिक है, और मैं उनका मुरीद हूँ। और मेरे मैं तो बहुत जो कुछ भी हूँ, मतलब उनके दुआओं का असर है, उनकी सिखाए हुए। तो सुनील, तुम मेरे पीर भाई हो। उमर भाई को मैं मुर्शिद कहता था और तुम उनको कहते हो मैं उनका मुरीद हूँ। हम दोनों समझ लें कि पीर भाई हैं। और मैं तो सब उनको उस्ताद उस्ताद कहते थे, मैं हमेशा उनको मुर्शिद कहता था। तो जब वो मिले थे, मुझे अच्छी तरह याद है, और मैंने उमर भाई से जिद की थी। मैंने कहा था यार सुनील पाल के आप कहीं जाए नहीं जाए, सुनील पाल के आप जरूर जाइएगा। उसके भाभी बहुत अच्छी रोटी बनाती है, सब्जी बनाती है। उमर भाई ने कहा मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, कोई टेंशन ना ले। मैंने लाला भाई से पहली मुलाकात में ही कहा था कि आपके परफॉर्मेंस में बहुत झलक आती है, उमर साहब की बहुत झलक आती है। तो आपने कहा था कि हाँ यार वो मेरे उस्ताद है, मैं उनके साथ में इतना रहता हूँ कि मतलब ये समझ लो कि मतलब एक ब्लड के ही नहीं है हम लोग, वैसे भाई हैं। इस तरह से आपके ताल्लुकात थे। तो आपने उमर भाई, हम जब भी मिलते थे, आपको याद होगा, हम हमेशा उमर भाई का ही जिक्र करते थे, उमर भाई की बातें करते थे। और मैं आपसे पूछता था कि कैसे उमर भाई है, क्या करते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। दीवानगी उमर भाई की जो है हमारे सुनील पाल बिल्कुल उमर भाई को बहुत चाहते थे, वो मुझे पता है, आप दीवाने थे उनके। और जितने भी उमर भाई के जो शागिर्द हैं या उनके साथ जो भी काम करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं उस स्कूल की झलक नजर आएगी। जी तो अपने चैनल पे बात हुई, वो कह रहे हम उमर भाई हमें छोड़ के चले गए। मैंने कहा नहीं गए बिल्कुल। भाई ने कहा कि फनकार नहीं मरता, वो तो जब तक हम जिंदा हैं वो घरों में, कैसेटों में, ड्रामों में हमें सुनने को मिलेंगे। वही लाला भाई, जब तक कॉमेडी रहेगी, बिल्कुल जब तक कॉमेडी की दुनिया में, तब तक उनका जिक्र बड़ी आन बान शान से किया जाएगा। कॉमेडी का दूसरा नाम ही उमर शरीफ है। कॉमेडी का दूसरा नाम ही उमर शरीफ है। थैंक यू सुनील, लव यू मेरी जान। आप और वो अमेरिका जा रहे थे, लेकिन अमेरिका की अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि इतने ताकतवर कलाकार को अपने पास संभाले, क्योंकि वो भी अपने आप में यूएस थे, उमर शरीफ। और यूएस में इतनी ताकत नहीं थी कि इस हमारे लेजेंडरी यूएस को अपने अंदर संभाल सके। तो वो मैं कह सकता हूँ कि अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया, बहुत बड़ा एक अपने आप में, मेरे पास लफ्ज नहीं, लफ्जों से भी ऊपर थे वो। बेशक बिल्कुल। और हमेशा उनका काम हमें इंस्पायर करता रहेगा, हंसाता रहेगा। और उमर भाई जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। आमीन आमीन। थैंक यू सुनील। मैं जाते जाते सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगा कि जाहिर है आप इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी अजीम हस्ती के मुरीद हैं, तो ये तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी जो है ना, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जाहिर बात है कि जो है ना उमर साहब जो है वो चलता फिरता स्कूल थे, चलता फिरता इंस्टीट्यूट थे। जितने भी बच्चे आएंगे जाहिर सी बात है वो उमर शरीफ साहब का कोर्स तो एक बार जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि जितनी उन्होंने की, जितनी यूनिकनेस थी उनके जोक्स में, जितना वो मासिक करते थे, वो शायद मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा इंसान, ऐसा दिग्गज अदाकार पूरी सदी कभी जिंदगी में नहीं पैदा हुआ होगा लाला, ना कभी पैदा हुआ। तो सर मैंने इस वक्त आपको बहुत माजरत सर कि आपको तकलीफ दी। सर याद रखिएगा, दुआएं कीजिएगा। ये मेरे लिए बहुत मैं कह सकता कि मेरी जरूरत है कि मैं उमर भाई को जितना मैं थैंक्स कह सकूं, जितना मैं उनके लिए अपनों तक बात पहुंचा सकूं, क्योंकि ये तो मेरे लिए, ये तो मेरा काम भी है, मेरा फर्ज भी है। और मैं समझता हूँ कि मैं उनके, वो तो मेरे जहन में है, वो मेरे दिल में है, वो हमेशा एक कॉमेडियन होने के नाते वो हमेशा मेरे साथ में रहेंगे। सर लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। सर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर सर। सफर तो मैंने किया था वरना साजो सामान उसके थे, मैं तो बस राजदार था उसका, वरना तो सारे राज उसके थे। यूं तो बज़ाहिर लोगों में मैंने रिज्क बांटा था, लेकिन दरपर्दा सारे हाथ उसके थे। सफर तो मैंने किया था वरना साजो सामान उसके थे, मैं तो बस राजदार था उसका, वरना तो सारे राज उसके थे। यूं तो बज़ाहिर
लोगों में मैंने रिस्क बांटा था, लेकिन दरपर्दा सारे हाथ उसके थे। सर मुझे थोड़ी सी स्टेज की बातें बताएं। जब आप स्टेज पे जब कहते हैं ना कि कॉमेडी की जब एक तरफ से जंग हो रही होती है, यहाँ से एक चीज़ आ रही होती है, यहाँ से एक चीज़ आ रही होती है, तो जाहिर है ऑडियंस भरपूर होती है, तो विटीनेस तो होती है, जाहिर सी बात है। स्पॉन्टेनियस तो उमर साहब के अलावा कोई है ही नहीं, मैं मानता हूँ, क्योंकि उनके जैसा स्पॉन्टेनियस कोई हो ही नहीं सकता। इतनी अच्छी इम्प्रोवाइजेशन, कभी कोई चली जाए, कभी कुछ लाइट चली जाए, या कोई ऐसी बात कभी आवाम से कोई गुजर जाए तो उस पर एक लाफ्टर। सर मैं एक किस्सा आपको सुनाऊं, आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। ये थिएटर की लाइफ में पहली मर्तबा हुआ है, पाकिस्तान में कहीं नहीं। उस जमाने में हमारे थिएटर की रिहर्सल जो होती थी उसको चेक करने डायरेक्टर इंफॉर्मेशन नसरुल्लाह रहमान आते थे, ग्रांड रिहर्सल में आके बैठते थे, वो देखते थे क्या किया, जरा स्क्रिप्ट दिखाओ, ये वो। अब उस दिन आए तो पता चला कल ड्रामा है। उमर भाई अपनी मसरूफियत थी उनकी, बहुत टाइम नहीं दे पा रहे थे। उमर भाई ने बोला फटाफट 50 रुपए का खाली रजिस्टर मंगाओ। फुरकान भाई ने 50 रुपए दिए, रजिस्टर असिस्टेंट लाया, रजिस्टर खाली रजिस्टर। उमर भाई ने ना ऊपर का पर्चा चिपका के ऊपर ड्रामे का नाम लिख दिया और असिस्टेंट बन के आर्टिस्ट होके बैक साइड पे खड़े हो गए, और स्क्रिप्ट नहीं है, खाली है। हाँ। और वहां पे खड़े होके उमर भाई ने पूरा ड्रामा प्राउंट करके, कहने सर मेरी शूट थी, मैं नहीं आ सका, मैं इनको प्राउंट करता जा रहा हूँ। तो उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ड्रामा शुरू होता है, नौकर शबराती आया, लाला आपकी एंट्री है। अब मैं एंटर में, शबराती आया आके कहने, अब मैं वो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मैं भी वही बोले जा रहा हूँ, वो जो प्राउंट कर रहे हैं। आखिर में वो उन्होंने नसरुल्लाह रहमान ने मेरे ख्याल 2 या 3 सफ़े सुने, इसके बाद का ओके उमर आपका ड्रामा है, मैं तो फॉर्मेलिटी के लिए आया था, लेकिन मुझे इतना पता है फैमिली ड्रामा है, ओके बंद कर दो स्क्रिप्ट, और चाय वाय पी के चले गए। हमने कहा उमर भाई यार क्या स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं है, तेरा ड्रामा मेरे जहन में। क्या बात, जबरदस्त। क्योंकि वो गाड़ी चला रहे होते थे ना, गाड़ी चला रहे होते थे, तो उनका जहन होता था ड्रामे की तरफ, वो ड्रामे की तरफ जहन होता था कि मैंने क्या करना है। वो ऑब्जर्वेशन बहुत करते हैं माशाल्लाह होगा। तो एक हम पिंडी में ड्रामा करने गए, तो मुझे पता था कि ये गाड़ी चलाते चलाते जो है वो सोच रहे होते ड्रामे के अंदर। तो ये उमर भाई गाड़ी चला रहे थे, मैं फ्रंट इस सीट पे बैठा होता साइड में, और पीछे हमारी 3 आर्टिस्ट थी लेडीज, एक तो मोहतरमा जरीन गजल जो उनकी वाइफ हैं, एक नईमा गरज, और एक और आर्टिस्ट थी हमारी, वो 3 पीछे बैठी थी, मैं उमर भाई के साथ। अब वो सोचे जा रही है, ब्रेक मारा, सिग्नल पे उतरे और नाचना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। वो गाड़ी में बैठे ना, हम सब हंस पड़े, तो मैंने कहा भाई आप यार गाड़ी रोक के सिग्नल में नाचना शुरू कर दिया, आपको मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं है। अरे चुप हो जा बे, तेरी इज्जत। तो मैंने कहा आप तो चलते चलते ड्रामा सोचते, कह रहे नहीं एक डांस की सिचुएशन आ गई थी, तो मैंने कहा चल मैं रिहर्सल कर लूँ, गाड़ी से उतर के रिहर्सल। यार क्या वो, मैं समझता हूँ स्पेशल आदमी था, जीनियस। मैं तो ये कहूँगा, देखे ना, अगर एक शख्स खड़ा होके खाली रजिस्टर्ड पे किसी को डेमो परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं क्या तो वो शख्स क्या नहीं कर सकते। और ये वाकया सच्चा है और सबको मालूम है, सारे आर्टिस्टों को। क्या बात। अच्छा सारे आर्टिस्ट भी एक्टिव खड़े हुए, पता नहीं किस वक्त सेठ साहब की एंट्रियां, सेठ ये आ गया, फला आ गया। अच्छा मैंने ये भी सुना है रऊफ लाला साहब के वो इंटरवल में अपना आगे का स्क्रिप्ट लिखते थे। इंटरवल में तो पता ही नहीं होता था कि हमने करना क्या है। ऐसे मैंने बड़े ड्रामे किए ईद के, क्योंकि उमर भाई ईद करने कराची आते थे, ड्रामा करने लाहौर में होते थे। हम सारे आर्टिस्ट बैठ के ये सोच रहे थे कि यार पहला हाफ तो चला गया, सेकेंड हाफ में क्या करना है। अब उमर भाई चाय पी रहे हैं अपना, भाई वो सेकेंड हाफ शुरू करने वाले, पब्लिक शोर कर रही, क्या करना है। वो तू किचन से आ जा, तू बाहर से आ जा, तू पुलिस वाले से झगड़ा करके आ रहा है, तू ये आ जा। अब ठक हम अंदर गए, वो उधर से एंट्री हुई है, और ड्रामा लाफ्टर क्या बात, नो डाउट। देखे ना आप स्क्रिप्ट का पता नहीं, स्क्रिप्ट का पता नहीं, कुछ चीज नहीं है, लेकिन विजनरी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी ऐसा काम कर लिया, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट तैयार कर ली कि जो जी नॉर्मल थी। आपने बगैर लिखे भी इतना मजेदार काम करवाया, क्योंकि विजन था, दिमाग था, पता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और फिर साथ टीम को चलाना था। अगर टीम वर्क की बात करें तो आप देखें, अगर थिएटर एक वाहिद चीज़ है जिसमें टीम वर्क होता है, वो थिएटर में तो आपको टीम बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, और जब तक जाहिर बात है जब कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, जब तक केमिस्ट्री ना हो, तब तक थिएटर नहीं हो सकता। आपकी केमिस्ट्री कैसे थी उमर साहब के साथ?
मैं आपको बताऊं कि मैं पहला ड्रामा मैं तो आदम जी से उनके साथ था। जी जी जी। हमने बड़े ड्रामे किए। हमारी एक टीम होती थी जिसमें जावेद शेख साहब, शफी मोहम्मद साहब, बहरोज भाई, लियाकत सोल्जर, बड़ी उमर भाई, बड़ी टीम होती थी। मैं ना एक वाकया आपके साथ शेयर करूंगा। हम पिंडी में ड्रामा कर रहे थे, तो पिंडी में ड्रामा कर रहे थे। ड्रामा आज भी वीडियो पे अवेलेबल है। ड्रामे का नाम है चांद बराए फरोख्त। चांद बराए फरोख्त, हाँ जी जी बिल्कुल, वाह वाह वाह। उसमें देखा अरशद एक सीन था कि एक लड़की आके कहती कि सुना है आप लोग चांद पे जमीनें बेचते हैं। उमर भाई कहते जी हमने जमीनें बेची। वो कहती किन किन को थी? वो कहती जी अमिताभ बच्चन को थी, दिलीप कुमार को थी, फला को थी, फला को थी। तो वो लड़की कहती मुझे यकीन नहीं आएगा, आप मेरी बात करा दें अमिताभ बच्चन से कि वो उन्होंने लिए तो फिर मैं भी लेती हूँ। उमर भाई कहते हैं ओके। अब मैं जाके वहां फोन पे बात कराता हूँ, वो सोफे के पीछे छुप के अमिताभ की आवाज निकालते हैं। तो मैंने नंबर मिलाया, मैंने लड़की मेरे बराबर खड़ी हुई थी, मैं कहा हेलो जी अमिताभ जी हैं जी, बात कराएं अमिताभ से। ये मैंने फोन लड़की को दिया। अब उन्होंने वहां से आवाज निकाली, क्या बोलता है ये लिया, मैं जमीन उधर चांद पे। हो गई क्लिप पब्लिक की सॉरी। और ये सीन तो हो गया। अब आया दिलीप कुमार साहब का। लड़की ने कहा मुझे दिलीप कुमार से बात कराएं। मैंने नंबर मिलाया, दिलीप कुमार को दे दिया। मैं कहा ये लीजिए दिलीप कुमार से बात करें। अब उमर भाई ने दिलीप कुमार की आवाज निकाली, भाई कमाल करती हो तुम, हमारी बात पे यकीन नहीं हमने। अब देखे इसकी पंचलाइन देखे अरशद, ये 2 फोन हो गए ना। अब उसके बाद वो लड़की ने एग्जिट होना था, तो मैंने एक वो किया, अपनी तरफ से ट्राई की। एक मतलब मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने एक ट्राई की कि ये बंदा जो कंप्यूटर है ये कितना हाजिर रहता है स्टेज पे। तो मैंने एक ट्राई में कहा कि आपने दिलीप कुमार से बात कर ली, आपने अमिताभ बच्चन से कर ली, आपकी बात मैं संजय दत्त से करवाता हूं। अब उमर भाई मुझे यूं कर रहे, मुझे संजय दत्त की आवाज नहीं आती, नहीं आती। मैं कहा नहीं बात तो करनी पड़ेगी आपको, संजय दत्त बात करेंगे आप, ऐसी बात नहीं है। अब मैंने वो क्या कहते हैं फोन जो है यूं मिला के लड़की को दे दिया और मैंने कहा आप संजय दत्त से बात करें। उन्होंने गुस्से में मुझे देखा, उनको आवाज आती नहीं थी, एक लाफ्टर आ रहा है उनके एक्शन पे। लड़की ने कहा हेलो संजय बाबा हैं? आगे से उमर भाई ने क्या कहा, जी नहीं साहब तो शूट पे गए हुए, मैं रामू काका बोल रहा हूं। बम और इतनी क्लैप हुई, थंडरिंग क्लैप। ड्रामा जब ये सीन खत्म हुआ, मैं बाहर आया, उमर भाई ने मुझे देख के कहा भाई इधर आ गए हैं, तू मेरे दिमाग का आपको इम्तिहान ले रहा था कि मैं कितना हाजिर रहता हूँ। मैं कहा भाई मैं कसम खुदा की नहीं, लेकिन मैंने सोचा, मैं कहा देखूं यार भाई। कहने का क्या तुझे महसूस हुआ? मैं कहा भाई आप भला हैं, आपको कौन आप मैं तो एक एंजॉयमेंट के लिए। और फिर वो कंटिन्यूटी हमने रोज रखी ड्रामे में। उफ तूफान। बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, शागिर्दों की तरह ट्रीट करते थे। ट्रीटमेंट कैसा था दूसरों के साथ, स्पेशली जूनियर्स के साथ? देखिए मैं एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि ये लोग जो भी आर्टिस्ट हैं, रऊफ लाला, शकील सिद्दीकी, सलीमा अफरीदी और परवेज सिद्दीकी, उमर भाई की चमाटे खाते थे। खाते हैं, बाप की चमाट खाता है तो बच्चा सुधरता है। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा मेरे दोस्तों, अरशद भाई वो एक ऐसा मलंग था कि जिसकी चमाट से जिसको चमाट लगी वो सुपर हिट हुआ। क्या बात, सुपर हिट। उमर भाई ने प्यार भी करते थे, गुस्सा भी करते थे। आप डायरेक्टर हैं हमारे, 2 शो कर रहे हैं माशाल्लाह, कुछ कोई ऐसी गलती हमसे हो जाती है आप हमें डांटते, क्योंकि कैप्टन है, बाप की जगह। तो वो प्यार भी उतना ही करते थे। अमेरिका में शॉपिंग कर रहे थे हम लोग, तो मुझे कहने चल यार शॉपिंग करके हम, मुझे कुछ चीजें लेनी है। मैं कहा चलो चलते हैं उमर भाई। हम गए शॉपिंग करने के लिए। अब ये शॉपिंग देख रहे थे, मैं इतनी देर में 2 जींस की पैंट, 1 जॉगर, 2 टी-शर्ट लेके आ गया। कहने तूने शॉपिंग कर ली? मैंने कहा मैंने कहा अब इसका बिल आपने देना है। तो उन्होंने पहले मुस्कुराया, अच्छा मेरी शादी हो रही है तुझे कपड़े दिलाऊंगा? अच्छा चल ठीक है ले ले, कोई मसला नहीं। तो मतलब है कि शॉपिंग करने जाए तो ये, और रातों को बैठना इनके घर पे, सारे आर्टिस्ट जमा होते थे जब यहाँ कराची में थे, फिर लाहौर चले गए। अरशद भाई 6 आदमी बैठे ना तो 3 से 4 किलो कढ़ाई आती थी। सारी रात बैठना, बातें करना, गपशप, मस्ती। अच्छा मुझे चलें, ये तो स्टेज की बात थी। पर्सनल लाइफ में क्या वो सीरियस थे? क्या वो मतलब खामोश रहते थे? या वो पर्सनल जब लाइफ में जब आप वैसे ही उनसे मिले तो वैसे ही थे जैसे स्टेज पे थे?
देखिए मैं अरशद आपको बता दूं, ये उमर भाई का मेरा ख्याल है 5-6 साल ऐसा गुजरा है जो थोड़े से हाँ बीमारी की वजह से थोड़े से कम गो हो गए थे, बातें कम करना, क्योंकि उनको एक तो तकलीफ नहीं थी। जी 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 बिल्कुल। देखें दिल का आर्जा था उनको, ठीक है, उनका बाईपास हुआ था। अच्छा, उनको शुगर थी, उनके दांतों में भी तकलीफ थी, तो थोड़ा सा याददाश्त का वो एक बात करते थे अरशद कि अल्लाह मुझे मरते तक मेरा दिमाग बंद ना हो, ये बात करते। वो फिर देखें कुदरत के अपने एक कानून है कि वो याददाश्त भूलने लगे। अब वो कैसे भूले, उनको क्या टेंशनें थी, वल्लाह आलम। इंसान को अपनी घर की प्रॉब्लम भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उनकी जवान बेटी का इंतकाल, वो परेशानियां इतनी आ गई, जाहिर है घर तो से वो ये कुछ टाइम कुछ अरसा वो सीरियस रहे, वरना उमर भाई जैसा वीटी आर्टिस्ट यहाँ से उतरे सारे उधर आ जाए, वो था। मैं बिल्कुल, कहता हूँ जैसे सुनील साहब ने कहा कि वो बड़ा कंफर्ट कर देते थे। मतलब नॉर्मली किसी जूनियर से मिलके, किसी फैन से मिलके, किसी परफॉर्मर से मिलके, किसी साथी से मिलके वो कंफर्ट कर देते थे कि नहीं जी आप जो है ना मेरी फैमिली हैं, आप मेरे अपने हैं। एक चीज़ मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं, ये चीज़ मैंने रऊफ़ लाला साहब में भी देखी है। चूँकि हम बहुत सारे शोज साथ करते हैं, लाला भी जो है ना, जो मेरी पर्सनल इनर फीलिंग्स हैं जो मैं इनके साथ कभी शेयर नहीं की, मैं आज स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चूँकि आज दिन बहुत ही एक अफसुर्दा है और दिल की बातें हम कर रहे हैं, तो दिल से जो निकली बात है वही कहूँगा। लाला मलंग हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा लेजेंडरी एक्टर मलंग नहीं देखा। ऑब्वियसली उमर साहब के साथ मेरा कभी ताल्लुक एज सच नहीं रहा, ऑफ स्क्रीन तो जाहिर सी बात है हम सारे उनके मद्दा हैं, उनके सारे फ़ैन हैं। बट लाला के साथ जो मेरा इंटरेक्शन रहा वो वाकई एक ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या कितना कुछ अचीव कर लिया, उसके बावजूद भी ऐसे खड़े होते हैं जैसे कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं है कुछ। जी क्या करना है, अच्छा जी ओके, जूनियर के साथ बात करना, गपशप करना, स्पोर्ट्स के साथ खाना खाना। तो सर ये इसमें भी मैं ये कहूँगा, इसमें भी जो आपकी तरबियत की गई है उमर साहब ने जो आपकी तरबियत की है, मे भी शायद ये वो है। सफर तो मैंने किया था वरना साजो सामान उसके थे, मैं तो बस राजदार था उसका, वरना तो सारे राज उसके थे। यूं तो बज़ाहिर लोगों में मैंने रिज्क बांटा था, लेकिन दरपर्दा सारे हाथ उसके थे। सफर तो मैंने किया था वरना साजो सामान उसके थे, मैं तो बस राजदार था उसका, वरना तो सारे राज उसके थे। यूं तो बज़ाहिर लोगों में मैंने रिज्क बांटा था, लेकिन दरपर्दा सारे हाथ उसके थे। अच्छा जी, एक कॉल मज़ीद लेते हैं हम। इस वक्त ये कॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉल है। ये कॉल मैं आपको बता दूं किसकी है। ये कॉल है जिसने लेजेंडरी उमर शरीफ साहब को डेब्यू दिया कमर्शियल स्टेज में जो डेब्यू दिया, फुरकान हैदर साहब। मैं उनको कॉल ट्राई करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि उनकी कॉल लग जाए। फुरकान हैदर साहब, अरशद मलिक बात कर रहा हूँ। जी फुरकान साहब, आपने नहायत ही अफसोसनाक जो ये वाक़या है वो आपने सुना होगा, जो सानिया हुआ है आज मुल्क पाकिस्तान पे जो बीती है आज, वो आपने देखा होगा स्क्रीन पे। फुरकान साहब, आप ही हैं बाबा स्टेज, जिन्होंने सबको स्टेज में जितने भी फनकार, जाहिर है जितने भी लेजेंडरी एक्टर्स कह लें, कॉमेडियंस कह लें, जितने भी आए हैं उनको सबको डेब्यू आपने दिया है। बकरा किस्तों में आपने ऐसा अनोखा स्टेज क्रिएट किया जिसका आज तक कोई सानी नहीं है। तो फुरकान साहब क्या कहेंगे अपने पार्टनर के बारे में, अपने शागिर्द के बारे में? भाई शागिर्द नहीं, वो अल्लाह का एक तोहफा था जो हमसे ले लिए। बाकी उमर शरीफ जैसा फनकार न पैदा होगा न हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि जब वो पहले दिन आया था मेरे पास, उसने पहला ड्रामा किया था डोली, जिसका राइटर डायरेक्टर था, मैंने देखा था वो ड्रामा। उसके बाद वो मेरे पास आया था बायोनिक सर्वेंट का स्क्रिप्ट लेके, और मैं मोइन साहब के पास ले गया था, और फिर हमने टीम बनाई थी, और उसमें उमर ने एक एंट्री की थी। उसके बाद उसने बहरूपिया लिखा, और बहरूपिया में वो कव्वाल का रोल कर रहा था, और फिर उसके बाद उसने कव्वाल का ऐसा रोल किया। वाह, नो डाउट।
कवालियाँ तो बहुत सारी आपने जो है ना हमारी आवाम ने जो है ना उमर साहब की बहुत ज़्यादा एंजॉय की हैं, और कवाली में भी जो मिमिक्री और कवाली में जो फन क्रिएट करना, इसमें जो है ना अजीज साहब की काफ़ी वो ज़बरदस्त जो है ना मिमिक्री करते थे, अजीज मियाँ खान साहब की। तो फुरकान साहब ज़रा बताएं हमें कि आपकी मुलाकात कैसे हुई, कैसा रिलेशन था आपका? सर मेरी पहली मुलाकात हुई थी उनसे जब उनका ड्रामा हो रहा था डोली, तो मैं देखने गया था, क्योंकि मेरी उस जमाने में वाहिद थिएटर का एक ही ऑफिस था संग्रामा के नाम से, नाजमाबाद चौरंगी के ऊपर, और उसके आर्टिस्ट लोग कास्ट करते थे। तो अनवर कमाल एक आर्टिस्ट थे जो उमर के यहाँ रोल कर रहे थे बदमाश का। जी तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बच्चा आया है, उसने ड्रामा लिखा है फुरकान भाई, आप देखने आइएगा। तो मैं और परवेज मजहर साहब वो ड्रामा देखने गए, और वो ड्रामा देखा हमने। और वो डोली जो थी वो दहेज के ऊपर था वो ड्रामा। एक फौजी है जिसकी वो बेटी है, उसका दहेज नहीं है, वो बॉर्डर पे लड़ता रहा है, उसकी टांग काट दी जाती है, उसको बैजेस को दे दिए जाते हैं। तो एंड में वो ये मैसेज देता है कि मेरे बैजेस ले लो। जब दहेज मांगते हैं तो कहता है मेरे पास दहेज नहीं है, मेरे पास ये बैजेस हैं जो मैंने अपनी कौम के लिए बॉर्डर पे लड़के जीते हैं। बहुत अच्छा ड्रामा लिखा था उमर ने। और फिर उमर आए मेरे पास कि मैं आपकी टीम में काम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तुम किसी बड़े को लेके आओ। बहुत छोटा था, 14-15 साल का था उमर शरीफ जब मेरे पास आया था। तो मैंने उसकी वालदा आई, उन्होंने कहा भाई फुरकान इधर नन्हे को तू एक्टर बना दे। मैंने कहा एक्टर तो अल्लाह बनाता है, क्या बात है। और तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, और मैं कोशिश करूंगा, उससे कहो कि वो लग के काम करे। तो फिर उनकी वालदा मेरे हवाले करके गई इसको। फिर हमने मिलके काम किया। फिर बाय नेक्स्ट पहला ड्रामा था, मैं उनको मोइन साहब के पास लेके गया। तो नीचे बैठ रहे थे, मोइन ने ऊपर बिठाया नहीं, फुरकान अजहर के साथ आए हो तुम, ऊपर बैठो, क्योंकि एक कमर्शियल थिएटर शुरू हो चुका था और हम बचाओ मोइन अख्तर कर चुके थे। तो फिर उमर साहब ने बाहर निकले, मोइन का स्क्रिप्ट छोड़ जाइए फुरकान भाई, मैं अमेरिका से आया हूँ तो मैं पढ़ूंगा और फिर मैं बताऊंगा मैं कौन सा रोल करूंगा। तो बाहर हम आ गए, 2 दिन के बाद गए तो मोइन ने कहा मैं डायनिक का रोल करूंगा जो उमर ने लिखा था। तो उमर बाहर निकला, रोने लगा, कहने लगा भाई ये तो मैंने अपने लिए लिखा था। मैंने कहा यार तुम क्या बनना चाहते हो, तुम एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो, डिसाइड करो। नहीं मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हारी एंट्री बनाता हूँ। फिर मैंने मूविंग के बाप की एंट्री बनाई और उसमें उमर डिस्कस हो गया। लोगों ने पूछा पब्लिक ने कि भाई ये लड़का कौन है। बाकी तो सारे नामवर आर्टिस्ट थे, उसमें निराला साहब थे, शहजाद रजा साहब थे, सुलोमी थी, और सारे परवीन अकबर थी, सारे नामवर आर्टिस्ट थे उस ड्रामे में। तो ये नया लड़का था तो इसके लिए लोगों ने पूछा। और दूसरा ड्रामा जब हमने बहरूदिया किया है तो बहरूदिया में उमर साहब ने लकीरें मार दी। उसके बाद मोइन साहब को लोग देखने आते थे, मगर उमर साहब का वेट करते थे। हॉल से लोग उठ के नहीं जाते थे, कहते थे कव्वाली कव्वाली कव्वाली, उसकी आवाजें आती थी। तो जब तक नहीं गा देता था इंट्रोडक्शन में, तो जब उसके बाद पब्लिक जाती थी तो ये पोजीशन हो गई थी। फुरकान साहब बस मैं तो आपको इस वक्त सिर्फ ये कहना चाहूंगा, फुरकान साहब आपको मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से, हर आवाम, हर बच्चे, हर बूढ़ी, हर जितनी भी आपकी ऑडियंस है ना सर, उन सब की तरफ से थैंक यू कहना चाहूंगा फुरकान हैदर साहब कि आपने एक लेजेंडरी आर्टिस्ट को परखा और उनको प्लेटफॉर्म मुहैया किया और उनको पाकिस्तान से इंट्रोड्यूस करवाया। अगर आप जैसा हिदायतकार उनको ना मिलता तो शायद वो इस तरह नजर ना आते। तो सर थैंक यू वेरी मच सर कि आपने हमें इंट्रोड्यूस करवाया उमर शरीफ साहब से। सर हमारे साथ रऊफ लाला साहब भी मौजूद थे।
जाहिर है ये सारे फनकार जितने भी हैं वो आपके ही जितनी भी तरबियत है वहीं से निकले हैं। जाहिर है बकरा किस्तों में आपका एक ऐसा एक ड्रामा था जो मैं ये समझता हूँ कि जिसका कोई सानी नहीं। तो रऊफ लाला साहब भी आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसी तरफ आ रहा था बकरा किस्मों की तरफ कि भाई बकरा किस्मों में रऊफ लाला और निराला साहब दोनों हिट थे। और उसमें फिर हमने पार्ट 2 में शकील सिद्दीकी को जब लाला साहब गाना छोड़ के चले गए तो फिर हमने शकील सिद्दीकी को लिया था उसमें, तो फिर शकील सिद्दीकी हिट हो गए। जी भाई ये सिलसिला चलता रहा। जो सिकंदर सनम वनडे करते थे फिर उन्हें कमर्शियल ड्रामे में मैं लेके आया तो मुझे मोही साहब ने कहा कि भाई तुम किसे ले आए हो यार, इसका मुंह तो एक्टर वाला है नहीं। अरे मैंने कहा जो रोल ये करेगा उसके लिए बेहतरीन आर्टिस्ट है। और फिर सिकंदर ने वो रोल ऐसा किया कि वो एक लकीर लगा दी सिकंदर। उसके बाद हर ड्रामे में माशाल्लाह से ये टीम बन गई, रऊफ लाला, शकील सिद्दीकी, सिकंदर सनम। फिर उमर ने इन तीनों को लेके ड्रामा करना शुरू कर दिया कि भाई लाला भी चाहिए, शकील भी चाहिए और सिकंदर भी चाहिए। इसमें एक लड़के का और इजाफा हुआ था जिसका नाम है सफदर हैदर। जो इंग्लैंड चले गए। बकरा किस्मों में भी उन्होंने काफी काम किया, लाला के साथ भी। मैं शकील और सफदर का फोन लग नहीं रहा, हम ट्राई कर रहे हैं, लगेगा कॉल पे लूंगा मैं उसे। अच्छा, मैं अपने नाजरीन को ये बताता चलूँ कि फुरकान हैदर साहब की तबीयत भी जो है वो नासाज है, तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। फुरकान भाई के लिए भी दुआ की जाए, बिल्कुल दुआ किया कीजिएगा जाए क्योंकि वो थैंक यू फुरकान साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और दुआ कीजिएगा कि उमर साहब के दर्जात जो है वो खुदा बुलंद करे। एक और लिंक है जो आपने काफ़ी पसंद किया होगा, चूँकि उमर साहब का तो ये था कि वो चलते फिरते इंस्टीट्यूट थे, जैसा कि आप जानते हैं जितने शागिर्द थे वो सब उनको चाहते थे। ज़ाहिरी बात है इस वक्त हर आंख जो है वो अशबार है। इस वक्त आपको मैं एक फुटेज दिखाना चाहूँगा। इस वक्त जो है वो कृष्णा का एक मैसेज आया है, प्लीज़ ज़रा देखिएगा। जैसे ही उमर शरीफ जी के बारे में सुना, इट्स रियली शॉकिंग एंड वेरी सैड। ग्रेट एक्टर जिनसे बहुत कुछ सीखा है हम सभी लोगों ने, उनके इतने सारे एक्ट्स देखे हैं। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। सफर तो मैंने किया था वरना साजो सामान उसके थे, मैं तो बस राजदार था उसका, वरना तो सारे राज उसके थे। यूं तो बज़ाहिर लोगों में मैंने रिज्क बांटा था, लेकिन दरपर्दा सारे हाथ उसके थे। सफर तो मैंने किया था वरना साजो सामान उसके थे, मैं तो बस राजदार था उसका, वरना तो सारे राज उसके थे। यूं तो बज़ाहिर लोगों में मैंने रिज्क बांटा था, लेकिन दरपर्दा सारे हाथ उसके थे। तो सफदर साहब को कॉल पे लेते हैं और उनके तासुरात जानते हैं कि उनकी इस वक्त क्या सिचुएशन है, उनके वहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि जाहिर बात है वो यहाँ है नहीं, यूके में अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। और जब बाप का जाना तो वो वैसे ही इंसान को तोड़ देता है। तो सफदर साहब को हम कॉल मिलाते हैं। सफदर साहब, मैं अरशद मलिक बात कर रहा हूँ प्ले एंटरटेनमेंट से। कैसे हैं आप सर, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह करम। सफदर साहब, आपने आज ये खबर तो सुनी होगी अपने जिस कहते हैं कि अदब के लिहाज से या फ़न के लिहाज से अपने फादर के बारे में, तो सर क्या तासुरात हैं आपके? सर मैं जब से उमर शरीफ साहब बीमार हैं तब से मैं उनके बेटों के साथ, जवाद के साथ, उनकी वाइफ के साथ फ़ोन पे हूँ, हम साथ साथ ही हैं। और मिनटों का और घंटों का पता चल रहा था हमें, और बहुत बड़ा सदमा है सर। ये तो बोलना ही अजीब है कि दुख हुआ। वो शख्स जिसकी वजह से पाकिस्तान की पहचान हो रही थी, और कॉमेडी के लिहाज से, ड्रामे के लिहाज से, राइटिंग के लिहाज से, गाने लिखाए, बहुत कुछ काम किया उन्होंने, वन मैन भी और पूरी टीम के साथ भी, और पाकिस्तान के बाहर भी।
एकदम धचका लगना कि यार जहाँ यकीनी दुआएं हो रही हो बहुत सी, उमर शरीफ साहब को अल्लाह ताला सेहत दे दे, दोबारा खड़े हो गए अपने पैरों पे, वहाँ एकदम से बस ये था कि हम हमारे हाथ में नहीं था। हमारे जो साथी दोस्त हैं, रऊफ लाला, शकील भाई, ये सब हमारे हाथ में नहीं था। और जब ये टाइम होता है, हर इंसान ने चले जाना है, जो आया हो गया, लेकिन इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी उमर भाई से कि छोड़ के चले जाए। लाला और हम यही बात कर रहे थे कि चूंकि आपको पता है उनकी सेहत के हवाले से अक्सर यही हुआ है कि वो अक्सर बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन से भी वो फाइट करके वापस आ जाते थे। तो हम सेट पे भी यही बातें करते रहते थे कि नहीं यार, उमर शरीफ साहब को कुछ नहीं हो सकता, क्या हो गया आपको, क्योंकि सोच भी नहीं थी कि इस तरह की कोई अफसोसनाक खबर सुनने को मिलेगी। सफदर साहब, आपने स्टेज बहुत किया उनके साथ, काफी एनर्जी के साथ आपने उनके साथ परफॉर्म किया, और जाहिर है जब आपको एक बाप का दर्जा उन्होंने आपको एक बेटा बनाया हुआ था, तो आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी, कोई खूबसूरत बात जो आपको उन्होंने बताई हो, कोई ऐसी चीज जो उन्होंने आपको कही हो और वो आपको याद हो, तो प्लीज हमसे शेयर करें। जी बिल्कुल, हकीकत बात ये है कि जैसे रऊफ लाला है, शकील है, ये हम सब में फनकारों में इतना प्यार आपस में हो जाता है कि हम घर से ज्यादा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें इतनी चाहत होती है कि हम एक दूसरे में रिश्ते भी तलाश करते हैं। हमें महसूस होता है कि ये मेरे बाप की जगह है, मेरे बड़े भाई की जगह है, ये छोटे भाई की जगह है, ये बहन की जगह है। तो उमर भाई सबके लिए उनका एक शफकत का हाथ था, लेकिन यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो उनकी काम था उसमें थोड़े से, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एक नया स्टाइल होता है टीचर का पढ़ाने का, उनका एक अलग था, सब दुनिया जानती है। उन्होंने हाथ से भी कोशिश की सिखाने की और जुबान की भी, रुचि से एक्टरों को जो काम आई हमारे सबके, अल्हम्दुलिल्लाह। लाला भी अभी उमर भाई बता रहे थे कि वो बड़ी सख्ती भी करते थे, लेकिन जिन के सामने उन्होंने सख्ती की है वो फिर निकल के आया है, वो फिर लेजेंड बनने के लिए रेडी हो गया। जाहिर ही बात है, जो सख्ती होती है, जो बाप की सख्ती होती है, वो औलादों की भलाई के लिए ही होती है। अभी मैं और लाला सिर्फ यही बात कर रहे थे, तो जाहिर आप भी उनके शागिर्द रहे हैं, तो क्या ऐसी क्या खूबसूरत बात आपने उनसे सीखी? सर, उमर भाई से सिर्फ और सिर्फ जो मैंने सीखा है, वो मेरी अपनी जात के लिए मैं कह सकता हूँ कि कितना ही क्यों ना कोई कारीगर क्यों ना हो, वो नहीं कामयाब हो सकता। सिर्फ उसके पीछे माँ की दुआ होनी चाहिए और नेक नियति होनी चाहिए। तो लोग कहते हैं चने भी बिक रहे हैं, वरना बड़े बड़ों की बिरयानी नहीं बिकती सर। बिल्कुल नहीं बिकती, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उमर भाई तो मेहनत तो करते थे और वो जिसका फल उन्हें मिला भी है, लेकिन अपनी माँ का बहुत वो अदब करते थे, ख्याल करते थे, और पीर बुजुर्गों का और पंचतन का नाम याद करना, लेना और रोना उनके लिए। रूहानियत से भी काफी कनेक्टिविटी थी उनकी, मतलब जितना भी एक देखे ना इनर सोल जो था ना उनका, आई थिंक देखें जब भी इस तरह का जो लेजेंडरी शख्स होता है, जो पैदा होता है, जाहिर सी बात है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है, तो रूहानियत का अंसर भी जाहिर सी बात है उनमें था। और जो भी अगर उनको कामयाबी मिली है तो जाहिर सी बात है माँ की दुआएं और अल्लाह पाक का करम था। वो कहते हैं ना, वो एक आयत है कि वो तो इज्जु मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा, वही रब है जो इज्जत देता है और वही रब है जो जिल्लत देता है। तो जाहिर सी बात है जितनी भी उन्होंने कामयाबियां देखी वो अल्लाह की तरफ से ही थी, उनकी माँ की दुआएं थी। और लाला साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे भी गुफ्तगू कीजिएगा। जी जी, लाला भाई कैसे? मैं ठीक हूँ लाला भाई, अल्लाह ताला को सलामत रखे। यार वो उमर भाई का तो आपको पता ही था, हम सबको पता था कि तबीयत खराब है, नासाज है बहुत बुरी तरीके से। जी जी जी। लेकिन अभी 2 दिन पहले जब वो उनको बुखार हुआ था पहुंचने के बाद, तो मुझे मेरे एक दोस्त फनकार से बात हुई रात को, तो मुझे क्या लगा यार उमर भाई के लिए दुआ करना, पैरों पे खड़े हो जाए। मैंने कहा यार दुआ कौन नहीं कर रहा उमर भाई के लिए, उमर भाई के लिए दुआएं है। लेकिन मुझे लगता है, मैंने कहा यार इरफान ना कुछ अजीब सा के जो तू सोच रहा है वो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने भाई अपने करीबी लोगों को इस तरह मरते देखा है, अपने दोस्त यारों को देखा है। इस स्टेज पे आके आदमी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो फिर बात भी नहीं करी जा रही थी उनसे और बिल्कुल ही आजा उनके जवाब दे गए थे। और रातों को जागने का काम है हमारा, मैंने जैसे पहले भी कहा था किसी चैनल पे कि हम रातों को जागते हैं, हमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर हो जाती है और फिर इस तरह बंदा बीमार हो जाता है। तो बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे तो हिसाब से उन्हें जर्मन भी नहीं ले जाना चाहिए था, जिस तरह के बीमार थे। और मैंने बचपन उनके साथ काटा है, लाला भाई जानते हैं, उनके पैर दबाने से लेके चाय पिलाने, शायद उनकी औलाद ने भी ऐसे नहीं किया होगा, ना कर पाए। तो उमर भाई
तो अगर वो बात होती, ताकत उनमें होती ना कि खड़े होने की, तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो जर्मन जाते, वो यही इलाज कराते। क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ यूके अमेरिका में, ये नाम के डॉक्टर है भाई। हमारे यहाँ तो बेचारे डॉक्टर भी कलमा पढ़ रहे होते कि अल्लाह ताला शिफा देगा, इनको तो कोई फिक्र भी नहीं है। ये तो बस हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बस क्योंकि इससे अंदाजा लगा लो आपका करीबी आदमी नहीं जा सकता हॉस्पिटल में। मैं सफदर, अभी हम बस सिर्फ सब में यहाँ तो एक अजीब माहौल हुआ है पाकिस्तान में, कराची के अंदर खास करके। बस तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तुम अपना ख्याल रखो और अपना जितना हो सके नींद पूरी करो, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना और हमारे लिए भी दुआ करना और उमर भाई के लिए भी अपनी नमाजों में दुआओं में जरूर दुआ करना, ठीक है? मैं भाई आप भी अपना ख्याल करें और थैंक यू वेरी मच आपसे। मैं तो वैसे भी बैठ के दुआ कर रहा था, अल्लाह ताला को सलामत रखे, उमर भाई को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे, आमीन, उनके बच्चों को अल्लाह सब्र दे। थैंक यू वेरी मच सफदर साहब, आपने टाइम दिया हमें। और जाहिर बात है कि इस वक्त जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं वो इस वक्त हर शख्स इस वक्त जो है वही फीलिंग से गुजर रहा है। आप अपने आप को संभालें, थोड़ा ख्याल रखें अपनी सेहत का, अल्लाह आपको सेहत दे। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, बात होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, आपने सारी फुटेजेस देखी, सब ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया, सब की जो यादें थी उनके साथ, जितने भी लोग उनसे मिले थे ज़िंदगी में, उन सब ने जो है वो राब्ता किया हमसे। ज़ाहिरी बात है वक्त बहुत कम था, जिनसे हम राब्ता कर सकते थे, जिनसे हम बात कर सकते थे, जिनसे हम राब्ता कर सकते थे, जिनसे हम बात कर सकते थे, वो हमने पूरी कोशिश की कि सबको हम ले आएँ अपने शो के अंदर। चूँकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो मुख्तसर होता है, तो इस वक्त इख्तिताम की तरफ जाते हैं। लाला से कहेंगे कि लाला क्या कहना चाहेंगे आखिर में अपने फ़ैन्स को, उमर साहब के फ़ैन्स को, अपनी जितनी भी जो कहते हैं ना फैमिली को, एक कॉमेडी की फैमिली को। देखें, हमारी फैमिली का सरबरा तो चला गया, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों को ये कहना चाहूँगा जो हमें टीवी में देखते हैं, हमारे ड्रामे देखते हैं, हमारे लिए जो हमारे फैंस हैं, उनसे सिर्फ मैं ये कहूँगा कि आप अपनी दुआओं में, अपनी नमाज़ों में हम सब के लिए और उमर भाई के लिए ख़ास, मोइन अख्तर साहब के लिए, लियाकत सोल्जर, सिकंदर सनम, जितने चले गए उन सब के लिए दुआ करें, क्योंकि इस मुल्क में रुलाने वाले तो बहुत है, हंसाने वाले आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। क्या बात, वाकई ये बहुत ही ज़बरदस्त आपने ये बात कही कि वाकई रुलाने वाले तो बहुत हैं, हंसाने वाले जा रहे हैं। तो जी नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम का हमारा चूँकि वक्त मुख्तसर है, तो मुझे और रऊफ़ लाला साहब को दीजिए इजाज़त। जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो शख्स सबको हंसाता था, जाते जाते सबको रुला गया अल्लाह ने के बाद। सफ़र तो मैंने किया था वरना साजो सामान उसके थे, मैं तो बस राजदार था उसका, वरना तो सारे राज उसके थे। यूं तो बज़ाहिर लोगों में मैंने रिज़्क बांटा था, लेकिन दरपर्दा सारे हाथ उसके थे।